नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे। अपने पिछली कक्षाओं में हम लोग चर्चा कर रहे थे कक्षा 9वीं के साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इज जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास उपस्थित हैं, चाहे वो कोई ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, कि कोई पदार्थ है तो पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी, देखने में मतलब कैसा होगा, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, ठीक। प्लाज्मा के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अब ये जो मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या है, गैस, इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। इनके क्वालिटीज़ के बारे में, इनके गुणधर्मों के बारे में हम लोग क्या कहते थे, पढ़ चुके थे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ठोस है तो वो द्रव के रूप में, ऐसा तो है नहीं कि अगर जो ठोस है वो ठोस ही, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है, अगर ये ठोस है तो ठोस ही रहेगा, नहीं, ये अपनी अवस्था को भी बदलता है। मतलब ठोस है तो द्रव में भी बदलेगा, और हो सकता है गैस में भी बदले, हो सकता है ये गैस में है तो हो सकता है कि वो द्रव के रूप में बदले, है ना। तो ये बदलाव होते हैं, और इन्हीं बदलावों की वजह से कुछ चीज़ें आपके पास पाई जाती हैं। वो चीज़ें होती क्या हैं, कुछ परिभाषाएं आपको मिलती हैं, वो क्या हैं। सबसे पहला हमारे पास है गलनांक या हिमांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट का मतलब इसके आगे भी कुछ एरिया होगा, इसके पीछे भी कुछ एरिया होगा, लेकिन मिडिल क्या है, ये है, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ गलनांक की, तो वायुमंडल के मानक दाब पर, मानक दाब का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो कि कोई पदार्थ है तो क्या होता है कि अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, अगर उसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, तो उस पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जैसे मान लीजिए कई सारी परतें पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मतलब बहुत सारी परतें, ओजोन मंडल और आयन मंडल, मतलब बहुत सारे परतें पाई जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वायुमंडल है, गैस है, ये गैस, इनका भी तो कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो कि ये वायुमंडल की वजह से, ठीक है, जो किसी पदार्थ पर, जैसे मान लीजिए हाथ है, और वायुमंडल के द्वारा इस पर अगर कोई दाब लगाया जाता है, गैसों के ऊपर अगर कोई दाब इस पर लगाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। अलग से कोई दाब ना लगाया जाए, गैस की वजह से कोई दाब लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडल के थ्रू जो हमको दाब लगे, ठीक। अब वायुमंडलीय दाब पर जब पदार्थ जिस अवस्था पर ठोस कोई भी ताप हो, जैसे मान लीजिए कि वो 5 डिग्री सेल्सियस हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, जितना भी ताप हो, वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में। मतलब वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, जिस ताप पर कोई ठोस अवस्था का पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, वो क्या कहलाता है, उसी को गलनांक बोल देता है। मतलब कहा जाता है कि ये गल गया, मतलब ठोस था वो द्रव के रूप में हो गया, ठीक। उसके इसी के विपरीत वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ, अभी तक था जो ठोस पदार्थ द्रव में बदला, लेकिन वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या हो, ठंडा होकर, फ्रीज होकर किस में बदल जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हिमांक बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, हिमांक बोलते हैं। और जिस तापमान पर, जैसे मान लीजिए कि गलनांक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई पदार्थ ले लूँ, जैसे मान लीजिए मरकरी की बात करूँ, तो मरकरी जो आपके पास होती है Hg, हाइड्रागेरियम, मतलब जो पारा आपके पास होता है, ये कहते हैं कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ही ये क्या रहता है, द्रव अवस्था में। ये कमरे के तापमान पर क्या होगा, द्रव अवस्था में रहता है। अगर तापमान इससे कम होता है, तापमान अगर इससे कम होता है तो क्या हो जाता है, ये क्या करेगा, अगर तापमान इससे कम होगा तो ये क्या करेगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा, और अगर तापमान बढ़ जाता है तो किस अवस्था में हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में हो जाएगा। तो अगर पारे के लिए बात करें तो पारे के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये एक तापमान है, एक निश्चित ताप है, जिस पर ये क्या करता है, ठोस से द्रव में या द्रव से ठोस में बदलता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। अब इतने डिग्री सेल्सियस ताप के अगर आप आगे जाओगे तो ये पारा मतलब क्या होगा, ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और अगर इस तापमान से कम में जाओगे, अगर इस तापमान से कम में जाओगे तो यह अपने मूल अवस्था में, अर्थात ठोस अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। अब हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ, भाई ये इस तापमान के ऊपर जब जाएगा, तो जैसे मान लो कि हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो ये कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। कैसा है, द्रव अवस्था में। लेकिन अगर इसको ठंडा कर दें, अगर इसको ठंडा कर दें
तो ये पारा जो है अपने गैसीय अवस्था अपने ठोस अवस्था में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और जिस तापमान पर ये अपने ठोस अवस्था में आएगा उस तापमान को हम क्या बोल देंगे? हिमांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हिमांक बोल देंगे। ठीक, तो गलनांक मतलब कोई ठोस अवस्था का वह पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ हो जिस पर एक निश्चित ताप दे दिया जाए और उस निश्चित ताप पर वो क्या करे? ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका गलनांक बोलेंगे। और कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर ठोस अवस्था में बदल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? हिमांक बोल देते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपके पास आता है क्वथनांक और द्रवनांक, बॉइलिंग एंड लिक्विफिकेशन पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट। लिक्विफिकेशन का मतलब ही होता है किसी चीज को द्रव में बदलना, किसी चीज को द्रव में बदलना। अब जैसे देखिए, क्वथनांक कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाए। मतलब क्या हो कि अभी तो हमने ठोस से द्रव में बदला, अब द्रव से गैस में भी तो बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम पानी गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो धीरे 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 भाई काफ़ी टाइम तक अगर हम उबालेंगे तो क्या होगा? उसका तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने की वजह से वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में हो जाएगी? गैसीय अवस्था में हो जाएगी। किस अवस्था? गैसीय अवस्था में। तो एक निश्चित ताप तो होगा जिस ताप पर वह पूर्ण रूप से गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, वह तापमान, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जल के लिए बात करूँ तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाता है? तापमान हो जाता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस अगर इसका तापमान हो जाता है, मतलब अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाए तो ये पूर्णतः गैस के रूप में बदल जाएगी। समझ में है कि नहीं है? ये पूर्णतः किस में बदल जाएगी? गैस के रूप में बदल जाएगी। अगला जो है आपके पास द्रवनांक मतलब लिक्विफिकेशन पॉइंट। ये क्या होता है कि कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से किस अवस्था में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, उसको द्रवनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवनांक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वाष्प है, जैसे मान लीजिए कि जलवाष्प ही है। मान लीजिए क्या है? जलवाष्प है तो वाष्प ही, ठीक है। और ये क्या हो, इसको चाहे इसको ठंडा किया जाए, चाहे इसको गर्म किया जाए, गर्म करने पर तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको ठंडा किया जाए और ठंडा करने के वजह से, इसको ठंडा करने की वजह से ये क्या हो? जलवाष्प अभी तो वाष्प की अवस्था में मतलब गैस की अवस्था में है, किस अवस्था में आपकी बार बदल जाए? द्रव की अवस्था में बदल जाए, तो वह निश्चित ताप क्या हो जाएगा? आपका द्रवनांक। मतलब द्रवनांक वह होता है कि जिस निश्चित ताप पर कोई वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाए, वो भी वायुमंडलीय दाब पर, उसको हम क्या बोलेंगे? द्रवनांक बोलेंगे। अगला जो आपके पास होता है वाष्पन मतलब इवैपोरेशन। क्या होता है इवैपोरेशन? वाष्पन का मतलब ही होता है कि द्रव अवस्था, जैसे देखो आपके पास दो चीजें हैं, एक है वाष्पन और दूसरा है आपके पास क्वथनांक। वाष्पन है और क्वथनांक, दोनों में एक ही काम होगा। एक ही काम क्या होता है कि पदार्थ की द्रव अवस्था अपने ठोस अवस्था में बदल जाएगी। पदार्थ की जो द्रव अवस्था है वो किस में बदल जाएगी? ठोस अवस्था में बदल जाएगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है दोनों में? अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वथनांक है, ठीक। क्वथनांक का मतलब ये हो जाता है कि अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये पूर्ण रूप से जो जल आपके पास है वो गैस की अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी तापमान 100 से कम भी अगर गर्म होगा तो क्या वाष्प के रूप में आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं? जब आप उबालना स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा जैसे गर्म होता है तो वो क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो क्या आपको 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल गया? क्या आपको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल गया? नहीं मिला। अभी 100 डिग्री टेम्परेचर हमको नहीं मिला है। अभी तो जो तापमान है वो 100 से कम ही है। अभी जो तापमान है वो 100 से कम है। मतलब मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अभी जो तापमान आपके पास है, अभी जो तापमान आपके पास है वो तापमान क्या है? 100 से कम ही है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो द्रव गैस की अवस्था में बदल रहा है। जैसे नदियों का, तालाबों का जो पानी होता है, इसका गर्मी के मौसम में सूख जाना, तो क्या वायुमंडल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? यहाँ 40-45 और 50 तक पहुँचते तो तुम लोग टपकने लगते हो, और इतना चला जाएगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? इसका मतलब कि पानी सूखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इस तापमान पर भी द्रव के कण अपनी मुक्त अवस्था को छोड़कर क्या हो, अपनी अवस्था को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, मतलब गैस की अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म कर देंगे तो जो भी जल आपके पास है वो पूर्णतः बदल जाएगा। क्या होगा? पूर्णतः बदल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम तापमान पर रहेगा, ठीक है, और उस कम तापमान पर
कोई बगैर उसको गर्म किए, मतलब उसको गर्म नहीं करते हो, इसके लिए गर्म करना पड़ेगा और इसके लिए गर्म नहीं करना पड़ेगा। जो वायुमंडलीय तापमान है उसी पर क्या होगा कि जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के भाई अणुओं से मिलकर बनाओ, ये अणु क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और गैसीय अवस्था में बदल जाने की वजह से इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, वाष्पन बोल देते हैं। वाष्पन और क्वथनांक में अंतर इतना है कि इसको हाईएस्ट टेम्परेचर देना पड़ता है और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको तापमान उच्च देना पड़े। आगे क्या होता है, संघनन। ठीक है, संघनन क्या होता है। अब वाष्पन में जैसे देखिए आप लोग कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि आप नदियों तालाबों के जल ही नहीं, आप जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि आप कहीं बाहर से आए, खूब मेहनत करके आए, पूरे शरीर पर आपके पसीना पसीना हो गया, ठीक। अब वो पसीना मतलब जो बूंदें हैं वो क्या होती हैं कि जब आप बैठते हो तो जो तापमान होता है आपका, जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो सामान्य तापमान होता है। अब ये 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है और वायुमंडल का तापमान हो सकता है 37 से ज़्यादा हो सकता है 37 से कम है। चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, दोनों अवस्थाओं में क्या है, तापमान में परिवर्तन पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके शरीर का भी है और बाहर का भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक। तो क्या होता है कि जब तापमान में अंतर पाया जाता है तो तापमान में अंतर पाए जाने की वजह से जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के अणु क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि इनके बीच में बल लग रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी दूरी अधिक हो। अगर दूरी मान लीजिए इनके अंदर अधिक होती है तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब अगर ये एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे तो क्या वो द्रव अवस्था में रहेंगे, नहीं, ये तो गैसीय अवस्था के गुण दर्शाने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि गैसीय अवस्था में बदल गए और जो कटोरे में आपके द्रव था वो द्रव ही कह रहा है कि देखो अब हम गैस के रूप में बदल गए, आइए मानना को मैं जाना चाहता हूँ, ठीक। अब क्या है, तो वाष्पन का मतलब यही हुआ कि कोई हम निश्चित ताप नहीं देते हैं, कोई भी ताप हो उस ताप पर क्या हो, द्रव के अणु जो हो वो मुक्त होकर किसी में बदल जाए, वाष्प के रूप में बदल जाए। अब संघनन की बात आती है। संघनन का मतलब क्या होता है, इसी वाष्पन का अपोजिट होता है, इसी वाष्पन का क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है, जैसे देखिए आप कहते हैं कि संघनन की वजह से ही बारिश होती है, संघनन की वजह से ही क्या होती है, बारिश होती है। क्या रीजन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो ये वाष्प निकला जैसे नदियों से या नदियों के जल से या वैसे भी जल से, नालियों से, मतलब पूरे वायुमंडल में जो आपका मतलब नदियाँ नाले जो भी पाए जाते हैं उसमें जल है कि नहीं है, बारिश होती है उसके भी जल हैं कि नहीं है। तो ये जल क्या होता है कि जब वायुमंडलीय तापमान पर क्या होता है, इनके जो द्रव के अणु हैं ये क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सूख, कहते नहीं कि सूख गया, ठीक है। तो यही होता है कि जो द्रव के अणु हैं वो क्या करते हैं, गैस के रूप में बदल जाते हैं। तो जब गैस के रूप में बदल जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हल्के होने की वजह से क्या करेंगे, ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। भाई द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था, तीनों की बात करें तो सबसे ऊपर कौन रहता है, गैसीय अवस्था ही तो रहती है। क्यों, क्योंकि इसके अणु हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से क्या होते हैं, ऊपर, जितना ही हल्का होगा वो क्या होगा, ऊपर। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए कि जब आग लगती है तो देखो अगर हवा नहीं भी चल रहा हो तो भी वहाँ हवा तेज़ी से चलने लगती है। क्यों, ऐसा रीज़न इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ आग लगी तो यहाँ के जो अणुओं का तापमान है वो बढ़ गया और तापमान बढ़ने के वजह से एक तो उसमें गतिज ऊर्जा आ गई और दूसरी चीज़ वो और हल्के हो गए। जब वो हल्के हो गए तो ऊपर की तरफ उठने लगे, तो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और क्या होता है कि जो अगल बगल की वायुमंडलीय गैसें हैं जो भारी हैं वो उसकी जगह लेने लगते हैं। तो आप जब देखो लपटें क्यों उठती हैं, इसी वजह से ना कि यहाँ के जो गैस के अणु हैं वो तेज़ी से क्या होते हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं हल्के होकर, और बगल के अणु क्या करते हैं, आते हैं। तो ये एक तरीके से क्या बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो क्या होता है कि ये निकलते रहते हैं और बाहर से आते रहते हैं। तो एक बात बताओ कि वायुमंडल में भाई कहीं अगर हवाओं का संचलन होगा, इन गैस के अणुओं का संचलन होगा तो हवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो वही चीज़ होता है। तो संघनन में क्या होता है कि ये जो वाष्पीकृत जो बूंदें हैं, ठीक है, वाष्प के रूप में बदली हुई जो वाष्प की बूंदें हैं या वाष्प के जो कण हैं, इसके जो क्या हैं, कण हैं, इनको तापमान मिल गया है तो क्या हुए हैं, ये गर्म हो गए हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ, जैसे ही आप पृथ्वी के तल को छोड़ते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता है। तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक। आप सोच रहे होंगे सूर्य की तरफ जा रहे हैं, नहीं, सूर्य की तरफ नहीं जा रहे हो आप। सूर्य की तरफ अगर उसके पास पहुंच जाओगे तब तो
खत्म हो जाओगे। क्या होता है कि जब सूर्य की तरफ आप बढ़ते हो, सूर्य की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं अंतरिक्ष की तरफ। जब हम अंतरिक्ष, ये तो है नहीं कि हम ऐसे ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यही तरफ सूर्य भी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारा कहने का सीधा सा मतलब एक ही चीज़ जानिए कि जब हम पृथ्वी के तल को छोड़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है। तो जब ये वाष्प की बूंदें जो है, ये वाष्प की बूंदें, भाई वाष्प के जो कण हैं ये एक दो हैं, तो एक दो तो है नहीं, सब जगह जल वगैरह भराव है, तो जल भराव होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, वाष्पन बढ़ जाता है। और वाष्पन बढ़ने की वजह से वाष्प के कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जब ये ठंडे होंगे तो ये फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या होंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। और जब द्रव अवस्था में बदल जाएंगे तो इनका वेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनका वजन बढ़ जाएगा, और ये वजन बढ़ जाएगा कहाँ जाएंगे, पृथ्वी पर टपक जाएंगे। ठीक, तो क्या होता है कि जो वाष्प, किसी पदार्थ के वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि ये वाष्प के कण ऊपर उठते गए, अब ऊपर तापमान ठंडा हुआ तो एक छत जैसा बना लिए, और वही क्या होने लगे, अब नीचे गिरने लगे। उसमें से कुछ ऐसे भी ओस के बूंदे हैं, कुछ ऐसे भी उसमें जो क्या नाम वाष्प के कण हैं जो अभी ठंडे नहीं हुए। अभी ठंड, जैसे कहते नहीं कि बादल गया लेकिन बारिश नहीं हुई, क्यों नहीं बारिश हुई, क्योंकि वो जो वाष्प है वो, ठीक है, वो सॉलिड नहीं, वाष्प है वो, तो वाष्प के कणों को, उन कणों को तापमान नहीं मिला, और तापमान कम नहीं मिला, इस वजह से क्या हुआ कि वो वाष्प के अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हुए। किसी ठंडे जगह पर वो पहुंचेंगे तो बारिश हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो मतलब या तो उनकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी तो भी बारिश हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो संघनन, कंडेंसेशन का मतलब यही होता है कि किसी पदार्थ का वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ओस की बूंदें, ड्यू जिसको बोलते हैं, जो ओस की बूंदें होती है उनको ड्यू बोला जाता है। सुने नहीं, माउंटेन ड्यू पीते हैं जो आप लोग ठंडा, उसमें होता क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि हमने माउंटेन से ड्यू अर्थात ओस की बूंदें लाई हैं, उसको पी लो आप। समझ में है कि नहीं? और पी लो, अमर हो जाओ। और उसके बाद फिर होता है बादल का बनना। बादल कैसे बनते हैं, यही वाष्प के कण ऊपर जाते हैं और संघनित होकर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, और क्या दिखाई देते हैं आपको, बादल। और कोहरा क्या है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो ठोस क्या नाम है आपके द्रव के कण हैं, द्रव के कण वाष्पीकृत होकर क्या करते हैं, वायुमंडल में मिलते हैं, और जब वायुमंडल में मिलते हैं तो वही क्या बनाते हैं, कोहरा बनाते हैं। फॉग क्या होता है, ये गैस और द्रव और गैस का मिश्रण होता है। मतलब ये द्रव अर्थात द्रव के जो कण थे ये हल्के होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ उठे, और गैस तो ऊपर है ही वायुमंडल में, दोनों मिल गए तो क्या बन गए, कोहरा बन गया। ठीक, अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन, ठोस पदार्थ का गर्म करने पर सीधे गैस के रूप में बदलना। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं, बर्फ़ की बात करूं, तो बर्फ़ को जब आप गर्म करोगे, तो बर्फ़ को जब आप गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि बर्फ़ को गर्म करने की वजह से वो क्या होता है, सबसे पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये जो ठोस हैं ये गैस की अवस्था में सीधे बदल जा रहे हैं। मतलब क्या है कि क्या होता है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं वो पहले द्रव अवस्था में बदलेगा, और द्रव के बाद किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस है, ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से पहले किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, और फिर इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये फिर इसको गर्म करेंगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ठोस जो सीधे गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद सीधा गैस में बदल जाए, सीधा गैस में क्या हो, बदल जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इसी को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ कि कोई ठोस पदार्थ जिसको गर्म किया जाए और गर्म करने पर वो क्या हो, सीधे ठोस अवस्था से किस में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन। जैसे मान लीजिए कि आप कपूर को जानते हैं बड़े अच्छे से, खूब एग्जाम्पल पढ़े होंगे, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर, इसको अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो जलाते हैं क्या होता है, सीधा गैस के रूप में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठंडा करोगे तो ठोस के रूप में हो जाएगा, और अगर इसको गर्म करोगे तो सीधा ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस के रूप में बदल जाएगा। और इसी में आप नौसादर को ले लो, NH4Cl,
ठीक, नीला थोथा। नौसादर को ले लो NH4Cl, ठीक है। NH4Cl कहाँ पाया जाता है? आपने कभी पुरानी बैटरी तोड़ी है? पुरानी बैटरी तोड़ी होगी तो उस बैटरी में क्या होता है कि नीचे उसके प्लेट पे क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद आपको पदार्थ मिलता है, वो NH4Cl ही होता है, ठीक है। उसको जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने की वजह से क्या होगा, गर्म करने की वजह से ये क्या होगा कि सीधा ठोस अवस्था से किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, मतलब वो ठोस अवस्था में है और उनको गर्म किया जाए तो किसके रूप में बदल जाए, गैस के रूप में बदल जाए, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक। आगे के जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें है ताप का सामान्य मात्रक, मतलब तापमान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया आपके पास, चाहे वो गलनांक हो, हिमांक हो, क्वथनांक हो, वाष्पन हो, संघनन हो, ऊर्ध्वपातन हो, इन सभी में एक बात हो रही है, किसकी, तापमान की। किसकी बात हो रही है, तापमान की, ठीक है। बात हो रही है टेम्परेचर की, बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की, ठीक। तो तापमान की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कहते हैं कि किसी का तापमान बढ़ाया तो अपनी अवस्था बदल दी, किसी का तापमान घटाया तो अपनी अवस्था बदल दी। तो हमको देखना है कि आखिर ये तापमान क्या है और ये तापमान होता क्या है, और तापमान के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मात्रक क्या है, और आगे के जो भी आपके टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।